अब यहां से देखिए आप, यानी ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स को तो आपने अच्छे से समझ लिया था। यानी ओसीसी तो बात हो रही थी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की, किसी भी जनरेटर को खाली लेके उस पर हल्का फुल्का एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। अब बात होगी कि उसमें वोल्टेज पैदा करना है, कैसे करना है, यानी उसका चरित्र चित्रण कैसे समझेंगे। तो जब भी हम लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जब लोड डालेंगे किसी भी जनरेटर पे, तो क्या होता है उसमें देखा जाता है उसके अंदर में क्या हो रहा है, यानी अंदर कंडीशन कैसी है जनरेटर के, और जनरेटर के बाहर कंडीशन कैसी है। तो उसको समझते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। यानी जनरेटर पर जब तक कोई लोड नहीं लगा है वो पढ़ा जाएगा ओसीसी के अंदर। जैसे ही लोड आ जाए तो वो किस में पढ़ा जाएगा, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी जनरेटर के अंदर वाली सिचुएशन और जनरेटर के बाहर वाली सिचुएशन। यानी अगर जनरेटर के बाहर अंदर की बात है तो अंदर जनरेटेड ईएमएफ होता है, उसके बीच और लोड करंट के बीच जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीसी जनरेटर, यानी लोड कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। इसमें क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, इफ आईएफ एंड स्पीड, यानी फील्ड करंट, यानी फील्ड करंट कौन सा, एक्साइटेशन वाला, यानी कि स्टेटर वाला करंट, और स्पीड, यानी एक्साइटेशन मान लीजिए 2 एम्पियर दे रहे हो, उसको भी कांस्टेंट कर दो, यानी 2 एम्पियर देना है, और स्पीड भी इतनी तेजी से घुमा रहे हैं तो उसको भी कांस्टेंट कर दो। तब देखेंगे कि जनरेटेड ईएमएफ कितना पैदा होता है और उसमें लॉस होकर कितना इफेक्ट आता है। ठीक है जी। इन स्टार्टिंग में क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ भी अच्छे से पैदा होने लगता है जैसे ही जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें भैया एक्साइटेशन भी ठीक है और उसकी स्पीड भी ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग में तो अच्छे से पैदा होता है किसी भी जनरेटर में ईएमएफ, मान लीजिए। आप कुछ समय बाद, यानी आफ्टर सम टाइम क्या होता है, फ्लक्स पर पोल, यानी कुछ समय के बाद जो फ्लक्स पर पोल होती है वो रिड्यूस होने लगती है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। जैसे ही उस पर लोड पड़ा जनरेटर पे, जैसे ही जनरेटर पे कुछ लोड पड़ा तो आपको हमने पढ़ाया था आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स का विरोध करेगी, उसी को तो बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जब भैया मेन फ्लक्स में रिडक्शन होगा, मेन फ्लक्स का विरोध करेगी, दबाने की कोशिश करेगी, तो उसका इतना लॉस कर देगी मेन फ्लक्स का, वो आगे को इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में हिचकिचाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा और टर्मिनल वोल्टेज भी कम दे पाएगा, यानी भाई वोल्टेज का उत्पादन ही कम हो पाएगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो उसके कारण क्या होता है, आफ्टर सम टाइम फ्लक्स पर पोल इज डिक्रीज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन बिकॉज डिमांड ऑफ लोड करंट। आर्मेचर रिएक्शन आती ही इसलिए है, उस पर बाहर से लोड करंट की डिमांड बढ़ जाती है। लोड करंट होता क्या है रियलिटी में, मान लीजिए किसी भी जनरेटर पे बल्ब लगा रहे हैं, तो इतने सारे बल्ब लगा दिए कि जो जनरेटर है वो उतना उत्पादन नहीं कर पा रहा है जितना उनको जरूरत है बल्बों को। तो भाई बल्ब तो उससे डिमांड करेंगे ना जनरेटर से, अरे जनरेटर भाई साहब हमें करंट दो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोड करंट मांग रहे हैं ना आपसे। लेकिन जनरेटर किससे डिमांड करेगा, वो स्टेटर वाले, यानी किससे, मेन फ्लक्स, यानी स्टेटर वाली फ्लक्स, यानी एक्साइटेशन फ्लक्स से डिमांड करेगा। तो उन दोनों में आपस में अंदर ही लड़ाई बाजना स्टार्ट हो जाएगी, वो पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा ना, तो स्टार्टिंग में तो अच्छे से काम करता है कोई भी जनरेटर, लेकिन कुछ समय बाद जब उस पर लोड डाल दिया जाता है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप आने के कारण, यानी आर्मेचर रिएक्शन आने के कारण क्या हो जाता है, ईएमएफ में हल्की सी गिरावट आ जाती है। तो ये सिचुएशन जो ग्राफ दर्शा रहा है, ग्राफ क्या दर्शा रहा है, यानी लोड करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच की सिचुएशन को दर्शा रहा है। यानी स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे लोड करंट बढ़ा रहे थे वैसे वैसे जनरेटेड ईएमएफ भी बढ़ रहा था, यानी ये मैक्सिमम सिचुएशन को दर्शा रहा है। कुछ समय बाद जैसे ही उस पर लोड पड़ा तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन दिखाई जा रही है, क्या हुआ, जनरेटेड ईएमएफ में कुछ गिरावट आ गई। तो ये किसको दर्शाएगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को। यानी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ऐसी फिगर देके कि कौन सी लाइन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रही है, तो उसमें आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा ए बी सी करके। तो आपको पहचानना है ये इस तरीके की स्लोप लाइन जो होती है, झुकी सी लाइन जो होती है, इस तरीके से टेढ़ी लाइन, ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाती है, और ये वाली लाइन जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रही है, यानी सीधी लाइन, ये सीधी लाइन जो है ये नो लोड वाली को, जब तक उस पर लोड नहीं है जब तक अच्छे से पैदा कर रहा है, जैसे ही उस पर लोड आया वो और गिरावट आ गई। इसके नीचे जो लाइन आएगी एक, इसके जस्ट नीचे एक और लाइन आएगी, वो दर्शाएगी किसको, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को। अच्छा सर ये तो जनरेटेड ईएमएफ की बात आई,
यानी एक्सटर्नल में ओवरकम हो जाता है जनरेटेड ईएमएफ। हाँ बिल्कुल, यानी अंदर तो लॉस हो रहे हैं, उसके बाद इंटरनल के बाद भी कुछ लॉस होते हैं, यानी ब्रूस लॉसेस होते हैं। आपको मैंने पहले ही बहुत सारे लॉसेस पढ़ाए हैं, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट लॉसेस। यानी कि ये वाला तो नो लोड पे है, ये फिर जनरेटेड वाला है, और ये है एक्सटर्नल जितना हमें टर्मिनल पे मिलता है। टर्मिनल पे कहाँ, मान लीजिए जनरेटर है, ये जनरेटर है तो इसके प्लस माइनस टर्मिनल होते ही हैं। तो यहाँ जो हमें मिल रहा है इस बल्ब को जलाने के लिए, यहाँ जो हमें मिल रहा है मान लीजिए 230 वोल्ट मिल रहा है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल के अंदर पढ़ा जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाए ये वाली लाइन किसको दर्शाती है, यानी लोड, नो लोड को दर्शा रही है। बीच वाली लाइन इस तरीके से किसको दर्शा रही है, इंटरनल को। और जस्ट नीचे वाली लाइन किसको दर्शाती है, एक्सटर्नल को। सिर्फ लाइन ही स्टडी नहीं करना है, आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि फील्ड करंट और स्पीड को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जनरेटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आएगा। फील्ड करंट और स्पीड कांस्टेंट हैं तो समझ जाना ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, क्योंकि ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स में तो सिर्फ एक चीज को कांस्टेंट करा जाता है और दूसरी चीज को वेरी किया जाता है। यहाँ दोनों ही चीज कांस्टेंट करके पढ़ाई हो रही है, समझे बात। तो दोनों ही चीज वहां कांस्टेंट होती है जहां इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करा जाता है। अब इसको आप नोट डाउन करिए। अब स्टडी करते हैं हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके बाद हम सभी प्रकार के जनरेटर्स के लिए अलग अलग फिगर बना के दिखाएंगे कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किसकी क्या होती है, और एग्जाम में यहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि भाई एग्जाम में आता है ये वाला पोर्शन, हर बार आ रहा है, लेकिन इसको आपको समझना भी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि यहां से कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, यहां से हम जब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी स्टडी करी जाएंगी वो V और IL के बीच की जाएंगी। V बोले तो सर, अरे सर पहली वाली जो इंटरनल थी उसमें EG लिख रहा था और IL लिख रहा था। EG यानी जनरेटेड EMF और V इज द टर्मिनल वोल्टेज। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, जनरेटेड EMF जनरेटर के अंदर पैदा होता है, उसमें से भी कुछ लॉस होके मान लीजिए हैं दोनों वोल्टेज ही, वोल्टेज दोनों ही हैं, वोल्टेज EG का मतलब भी वोल्टेज और उसका मतलब भी। मान लीजिए जनरेटर के अंदर EG जो है 100% पैदा हो रहा था, मान लीजिए कुछ भी पैदा हो रहा है 100% हो रहा है, तो V जो मिलता है ना, दोनों वोल्टेज के ही नाम है, वो करीब 60% मिलता है, हमें प्राप्त होता है टर्मिनल पे 60%। तो ये क्या है, ये लॉस होने के बाद मिलता है, लॉस को माइनस कर देते हैं, यानी ये फाइनली जो मिलता है जनरेटर के टर्मिनल पे V मिलता है, EG जनरेटर के अंदर पैदा होता है। ठीक, E और V दोनों ही वोल्टेज के नाम है, लेकिन E अंदर पैदा होता है, V बाहर मिलता है, समझे बात। जनरेटर के केस में इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर, बोल रहा है ना, ये जो है यानी कि जो एक्सटर्नल है यानी टर्मिनल वोल्टेज, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्राप्त होता है, यानी आर्मेचर में जो ड्रॉप आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो जनरेटेड EMF में से, तब प्राप्त होती है हमारी कौन सी, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा आर्मेचर ड्रॉप को माइनस कर दिया जाए तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब सीधा ये लॉस माइनस हो जाता है। तो इसीलिए फिगर में कभी भी सबसे पहले OCC आती हैं, OCC उसके बाद इंटरनल आती हैं, और इंटरनल में से भी कुछ लॉस को माइनस कर दिया जाता है, उससे नीचे आती हैं आपकी कौन सी, एक्सटर्नल। तो कभी भी आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, OCC और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, तो OCC और इंटरनल के बीच कोई सी भी नहीं है आती। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स से ऊपर कौन सी होती है, उससे ऊपर होती है इंटरनल, और इंटरनल के ऊपर होती है OCC, यानी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इन सभी को आप नोट डाउन करते चलें। अब यहाँ से आपकी OCC और लोड दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समाप्त होगी और आपने अच्छे से समझ भी लिया। अब हम बताते हैं कि हर एक जनरेटर के लिए आपको अलग अलग तरीके से कैसे फिगर एग्जाम में पूछी जाएगी, अब वो सिखाएंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। लेकिन बोलेंगे सर आप डायरेक्ट भी तो सिखा सकते थे आप उसको, भाई वो डायरेक्ट समझ में आने वाली बात नहीं है, वहाँ सीधे सीधे आपको फिगर बना के दिखाएंगे, वहाँ कुछ नहीं बताएंगे लोड करंट फील्ड करंट,
ये तो आपको समझाया था एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से। जब आप इन सारी बातों को समझेंगे तभी तो उन फिगर्स को डायरेक्ट बनाने सीखोगे। अब आपको पता चल गया कि ओसीसी कैसे बनाते हैं, इंटरनल कैसे बनाते हैं और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाते हैं किसी भी जनरेटर की, तभी तो बना पाओगे ना, अब आगे जाके पहचान भी पाओगे। तो यहाँ से इसको नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ते हैं। बोले कोई कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज जनरेटर के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार कैसे बनाना है, कुछ भी नहीं होता इन्हें बनाने में। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उस पर लोड करंट यानी IL लिखना होता है और वर्टिकल लाइन पे जनरेटेड EMF लिखना होता है। लिख गया जी? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर इस तरीके से पैराबोलिक लाइन आ रही है, ये OCC को दर्शाती है, OCC को। उसके नीचे जस्ट दूसरी लाइन जो आती है वो किसको? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाती है, इंटरनल। और उसके जस्ट नीचे जो एक लाइन आती है वो किसको दर्शाती है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो OCC वाली जो होगी ये होगी भैया नो लोड के लिए, नो लोड के लिए, और ये दोनों हो गए लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। यानी ये लाइन ही तो खींचना है बस, बाकी आपने थ्योरी तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। यानी जब नो लोड की बात होगी तो उसको IF को कांस्टेंट रख लो, एक बार स्पीड को कांस्टेंट रख लो, निकाल दोगे, क्योंकि आप थ्योरी पहले ही पढ़ चुके हैं। बाकी अगर फिगर की बात होगी, एग्जाम में थ्योरी से क्वेश्चन कम, फिगर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरीके की फिगर पूछी जाएगी, ऐसे फिगर बना के दे देगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर A, बी लाइन रिप्रेजेंट, यानी जो बी लाइन है, लाइन A, लाइन B, लाइन C, इसमें जो सेकंड लाइन है बी लाइन, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ कुछ भी लिख के नहीं देगा, सिर्फ इस तरीके से आपको लाइन बना के देगा ऐसे, ABC, IL और EG। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लाइन बना के देगा और बोलेगा बी लाइन रिप्रेजेंट। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले OCC, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको पता होगा। तो जो बी लाइन है वो रिप्रेजेंट किसको कर रही है? वो कर रही है भैया आपके इंटरनल को। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को करती है। हाँ, एक चीज और बहुत ध्यानपूर्वक रखने वाली बात है, यहां से इस तरीके से खींची जाए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो हमेशा सीरीज जनरेटर के लिए होंगी। शंट जनरेटर के लिए कहीं दूसरी तरीके से पैराबोलिक लाइन बनेगी, यानी इस तरीके की लाइन जो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ सीरीज जनरेटर के लिए बनती हैं। तो यहां से आपको ध्यान होना चाहिए, इस फिगर को अच्छे से दिमाग में रट लेना कि इस तरीके की फिगर जहां भी आपसे पूछी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज जनरेटर के लिए होती है। और सबसे ऊपर OCC, फिर उसके बाद इंटरनल और फिर उसके बाद एक्सटर्नल, और लाइनों से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? यहाँ क्या होता है, यहाँ या तो IL लिख के देगा या IF लिख के देगा। ठीक, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे? कि फील्ड करंट और जनरेटेड EMF के बीच जो कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही हैं वो किसके लिए बन रही हैं? तो सीधी सी बात है, वो नो लोड के और लोड के लिए, दोनों के लिए ही बनाई जा सकती हैं। ठीक, यहां से आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट जनरेटर, यानी अब तक आपने सीरीज जनरेटर के लिए देखा। तो आप सोच रहे होंगे यार सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बताया था सर ने जब आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझाया था, लेकिन जब सर आप कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हो तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब समझ में आ जाएगा। आपने एक चीज पढ़ी थी, जो शंट जनरेटर होता है, जो शंट जनरेटर होता है वो हाई करंट देता है। शंट जनरेटर क्या है? शंट generator is used for obtained low voltage or high current। तो आप सभी को पता है, ये लाइन तो आप सभी ने याद कर ही रखी होगी जब भी जनरेटर की बात आती है, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन में अच्छे से समझ लिया था। शंट जनरेटर इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन्ड लो वोल्टेज एंड हाई करंट, यानी शंट जनरेटर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि क्या रहे, वो हाई करंट दे और लो वोल्टेज दे। यानी ऐसा जनरेटर जो करंट तो ज़्यादा देता हो और वोल्टेज कम देता हो, वो कौन सा जनरेटर है? वो कौन सा जनरेटर है? वो है भैया आपका शंट
जनरेटर। ठीक है जी, शंट जनरेटर ही इकलौता ऐसा जनरेटर है जो वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा देता है, जबकि सीरीज जनरेटर ऐसा जनरेटर जो वोल्टेज ज़्यादा और करंट कम देता है। ठीक, तो यहाँ जो एक कैरेक्टरिस्टिक समझा रही है, इसी चीज़ को समझाना चाह रही है, इस लाइन को ही समझाना चाह रही है कि जब लोड करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स तो इस तरीके से जा रही है, यानी ये तो सेम सीरीज की तरह है। ओसीसी इज ऑलवेज सेम फॉर एनी जनरेटर। ओसीसी जो होगी सेम फॉर ऑल जनरेटर्स। तो यहां से आपके लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, जो ओसीसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सभी जनरेटर के लिए सेम होती है, या चाहे वो सीरीज हो, शंट हो, कंपाउंड हो, कोई सा भी जनरेटर हो, ओसीसी सभी के लिए समान होगी। इसीलिए ओसीसी तो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी जैसे जैसे आप उस पर एक्साइटेशन दे रहे हो वैसे ही जनरेटेड ईएमएफ पैदा हो रहे हैं, क्योंकि भाई जब तक उस पर लोड ही नहीं है, नो लोड के लिए होती है ना ओसीसी, तो जब तक लोड ही नहीं है, जैसे ही उस जनरेटर पर लोड पड़ा, यानी शंट जनरेटर पर जैसे ही लोड डाला गया तो क्या हुआ, उसका जनरेटेड ईएमएफ धड़ाम से नीचे गिरा और करंट अच्छे से दे रहा है वो जनरेटर, यानी इसीलिए बोलते हैं इसको शंट जनरेटर इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन्ड लो वोल्टेज, यानी इसका जो वोल्टेज मिलता है ना टर्मिनल पे वो लो मिलता है जबकि करंट हाई मिलता है। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की लाइन है, और इंटरनल से भी कम मिलता है एक्सटर्नल, यानी जनरेटर के ये अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वो तो कम हो ही रहा है पहले से ही, यानी अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वो तो पहले से ही कम है, लेकिन टर्मिनल पे जो एक्सटर्नल वोल्टेज मिलेगा वो और भी कम मिलेगा, यानी इसीलिए शंट जनरेटर को लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, जबकि सीरीज जनरेटर में सीधा यहां मिलता था वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज, लेकिन शंट में देखो ये गिरी हुई लाइन है, यानी जनरेटेड ईएमएफ गिर जा रहा है। तो इस तरीके की फिगर आपसे कभी भी एग्जाम में दे दी जाए, यानी ऐसे और ऐसे ऐसे, एग्जाम में आपसे इस तरीके की फिगर दे दी जाए और पूछ ले ये किसकी फिगर है, तो समझ जाना ये शंट जनरेटर है, यानी ये लाइन ओसीसी को दर्शा रही है, ये लाइन किसको, इंटरनल, और ये एक्सटर्नल को। समझ जाना भाई, एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा है, यानी ओसीसी तो सभी के लिए ऐसे मिलेगी, सिर्फ ये जो दो लाइन है ये ऊपर नीचे होती रहेंगी, ये दो लाइन ऊपर नीचे होती रहेंगी हमेशा। यानी सीरीज जनरेटर के लिए कैसे थी ये, सीरीज जनरेटर के लिए लाइन ऐसे थी, बिल्कुल ऐसे, यानी ये तो ओसीसी तो सभी के लिए समान होगी, लेकिन शंट में ये दो लाइन यहां से गिर रही है एकदम, यानी जनरेटेड ईएमएफ गिर जा रहा है। तो यहां से आपको ये सारे पॉइंट पता होना चाहिए कि शंट जनरेटर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी क्यों बनी, सीरीज के लिए ऐसी क्यों बनी, क्योंकि भाई उसकी थ्योरी पे डिपेंड करता है। स्पेशली शंट जनरेटर को ऐसा बनाया जाता है ताकि वो वोल्टेज कम और करंट हाई दे, लिख दे रहा हूं, यानी वोल्टेज कम और करंट हाई दे, स्पेशली बनाया जाता है शंट जनरेटर को ऐसा, जबकि सीरीज जनरेटर को स्पेशली ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो वोल्टेज ज्यादा और करंट कम दे। तो वेल्डिंग में आपने देखा होगा, वेल्डिंग में वोल्टेज कम होता है और करंट ज्यादा होता है, जब वेल्डर वेल्डिंग करता है करंट ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ हीट पैदा करना होता है, करंट जहां भी ज्यादा होगा वहाँ हीट ज्यादा पैदा होगी, तभी तो पिघल पाती है उसकी रॉड। ठीक है, तो घरों में लाइट जलाने के लिए कौन सा जनरेटर, सीरीज जनरेटर, क्योंकि वहाँ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, करंट की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन वेल्डिंग में करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा और वोल्टेज की कम है। यही है डिफरेंस सीरीज और शंट जनरेटर में। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो चलेगी वो किसके लिए चलेगी, वो चलेगी कंपाउंड जनरेटर के लिए। तो यहाँ से इसको नोट डाउन करें, अब बढ़ते हैं कंपाउंड की तरफ। अब यहाँ से आप तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आप किसकी, कंपाउंड जनरेटर की। तो सीरीज जनरेटर को भी आपने समझ लिया, शंट जनरेटर को समझ लिया, आप समझेंगे हम कंपाउंड जनरेटर को। तो सबसे पहले हमें एक डिफरेंस समझना होगा। जब भी आपसे ये शब्द बोले जाएं, सीरीज जनरेटर, कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट जनरेटर, या ओवर कंपाउंड जनरेटर, या ओवर एक्साइटेड कंपाउंड जनरेटर, तो समझ लेना ये सीरीज जनरेटर की ही श्रेणी के हैं, मतलब मिलते जुलते हैं बिल्कुल। कहने का मतलब ये सारे जनरेटर वोल्टेज हाई देते हैं और करंट लो देते हैं, ऐसे जनरेटर हैं ये, यानी चारों नाम एक ही हैं। हालांकि हल्का फुल्का डिफरेंस है, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं, यानी हल्का फुल्का ये मॉडर्न टाइप के हैं, कम्युलेटिवली वाले ये मॉडर्न टाइप के हैं। ठीक है,
तो हल्का फुल्का है, लेकिन स्पेशली इनकी बात क्या है, वोल्टेज हाई और करंट कम देते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के जो जनरेटर आते हैं वो होते हैं शंट जनरेटर। शंट जनरेटर, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट या अंडर कंपाउंड जनरेटर। इनकी क्वालिटी क्या है, ये जो जनरेटर होते हैं ये वोल्टेज कम और करंट हाई देते हैं। समझे बात? यानी दो ही प्रकार के जनरेटर हैं दुनिया में, या तो वो होंगे शंट टाइप के या सीरीज टाइप के। अब उन्हीं में थोड़ा बहुत बदलाव करके, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, शंट से डिफरेंशियली बना, शॉर्ट शंट बना, अंडर कंपाउंड बना। आप बोलेंगे सर जो कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर उसमें सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों यूज की जाती हैं, पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं भैया, जो कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर है वो इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है, भले उसमें दोनों लगाई हों, ताकि वो सीरीज की तरह ही काम करे लगभग, यानी वोल्टेज हाई दे। समझे बात? यानी वो बहुत समझने की बात है, वो मैंने अच्छे से समझ लिया है। बुक को वी के मेहता को पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक। इसीलिए मैंने चारों को एक ही श्रेणी में रख दिया है। इन चारों की श्रेणी एक, यानी सेम प्रॉपर्टी होती है, हल्की फुल्की अलग होती हैं और इनकी अलग। अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के जनरेटर्स को अलग अलग रटना पड़ेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा यही होगा कि ऐसे समझो। इनको मैंने क्यों रखा है इसी श्रेणी में, दो ही श्रेणी में क्यों रख दिया सारे, क्योंकि भैया चारों जनरेटर ऐसे हैं जिनके वोल्टेज हाई और करंट कम होता है, और ये चारों ऐसे हैं जिनका वोल्टेज कम और करंट हाई। जहाँ वेल्डिंग वगैरह, जहाँ हीट एलिमेंट की पिघलाने यानी हीटिंग वीटिंग यानी वेल्डिंग सेल्डिंग की बात होती है, वहाँ शंट वाले जनरेटर यूज होते हैं, डिफरेंशियली वगैरह। और जहाँ हाउस होल्ड यूज़ की बात होती है, जैसे मान लीजिए बल्ब जलाना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ आप कम्युलेटिवली वाले यानी ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करिए, यानी सीरीज जनरेटर्स का, ठीक। अब बात आती है कंपाउंड जनरेटर की प्रॉपर्टीज़ की। तो आपको पता है ये जो लाइन है ये किसको दर्शाती है, ये रियलिटी में ये जो लाइन है ये OCC को दर्शाती है, OCC को, क्योंकि यहाँ से जब ये लाइन आती है यहीं तो आके रुकती है, ये OCC को दर्शाती है। ये लाइन किसको दर्शाती है? OCC को। तो ओवर एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो होते हैं ना, ओवर एक्साइटेड, वो OCC से ऊपर वोल्टेज पैदा कर देते हैं। यानी स्टार्टिंग में कम होगा, बीच में हाई फेंक देंगे और फिर हल्का फुल्का आर्मेचर रिएक्शन के मतलब आर्मेचर रिएक्शन से गिरावट होती है, लेकिन OCC से ज़्यादा दे देते हैं जनरेटेड EMF। उनका जनरेटेड EMF OCC से ज़्यादा होता है। और ये जो होते हैं अंडर एक्साइटेड वाले, ये OCC से नीचे देते हैं। अंडर एक्साइटेड वाले ये OCC से हमेशा नीचे देते हैं। समझे बात? यानी OCC कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। अगर OCC लाइन से अगर ज़्यादा EMF दे दें तो उनको बोलेंगे हम ओवर एक्साइटेड, और भैया ज़्यादा वोल्टेज देने वाले तो सीरीज की श्रेणी में रखे गए। यानी ये सीरीज जनरेटर से भी ज़्यादा वोल्टेज पैदा कर देते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा वोल्टेज वालों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। यानी OCC लाइन से भी ऊपर निकल जाए तो ओवर एक्साइटेड, और OCC लाइन से नीचे रह जाएं तो अंडर एक्साइटेड। अच्छा सर, अगर OCC लाइन के इर्द गिर्द ही घूमते रहे आसपास तो उनको बोलेंगे फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर। फ्लैट कंपाउंड, तो ऊपर वाले हो गए ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड वाले। ये कौन से हो गए? अंडर कंपाउंड यानी ओवर कंपाउंड, और ये हो गए फ्लैट कंपाउंड। यानी 3 प्रकार के जनरेटर पढ़े जाते हैं। ये तीनों प्रकार भी मैं आपको अच्छे से अभी बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर। ओवर एक्साइटेड, फ्लैट कंपाउंड, इनकी श्रेणी है। कभी भी आपसे कोई बोलते हैं इस तरीके की फिगर आ जाए, ऐसे डॉट डॉट लाइन से, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, समझ जाना ऊपर वाली लाइन ओवर एक्साइटेड को दर्शा रही है, नीचे वाली लाइन अंडर एक्साइटेड, और ये बीच वाली लाइन दर्शा रही है फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर। समझे बात? फिर से याद रखो, ऊपर वाली लाइन ओवर एक्साइटेड, बीच वाली लाइन फ्लैट कंपाउंड और नीचे वाली लाइन अंडर एक्साइटेड कंपाउंड डीसी जनरेटर्स को। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आई होगी। फिर से एक बार मैं फिगर बना के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, इनको नोट डाउन करें कि सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, शंट जनरेटर की अलग होती हैं और कंपाउंड वालों की अलग होती हैं। तो इनको नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी ने सारे के सारे जनरेटर्स यानी जितने भी प्रकार के जनरेटर्स हैं उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स को तो अच्छे से पढ़ लिया, उनका थ्योरेटिकल पोर्शन भी और उनका ग्राफिकल पोर्शन भी अच्छे से समझ लिया है। अब सिर्फ
1 मिनट के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे एक दिमाग में रखें, यानी कहीं से पूछ लिया जाए कैसे बनाना सीखें। अगर फिगर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्टली वे में, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक, कैसे समझेंगे, यानी एकदम शॉर्टकट तरीके से कैसे समझेंगे। तो मैं एक ही बार में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बना के दिखा देता हूँ, यहाँ से आप याद रखना। जब भी आपसे सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात पूछी जाएगी तो समझ जाना कैसे होती हैं, यानी अगर लाइन इस तरीके से हैं, इस तरीके से, तो समझ जाना सीरीज वाली की बात है। ऊपर वाली लाइन ओसीसी को दर्शाती है, ये वाली लाइन इंटरनल को, और ये वाली लाइन एक्सटर्नल को दर्शाती है। भाई ये सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, यहाँ आईएफ होता है और यहाँ ईजी होता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है संट टाइप का जनरेटर, यानी ये जो डॉटेड लाइन है ये तो ओसीसी को दर्शाएगी, ओसीसी को दर्शाएगी। ओसीसी सभी के लिए समान होगी, यहाँ भी समान होगी, यहाँ भी समान होगी, ठीक है भैया। ओसीसी यहाँ ये 2 लाइन क्यों मार दी सर, ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, ये लाइन मतलब दिखाने के लिए, अगर आईएल बढ़ रहा है तो ईजी भी बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं। अगर इनको मिटा भी दूं तो भी चलेगा, ठीक है भैया। अगर इनको यहाँ से रफ भी कर दूं तो भी चलेगा, ठीक। तो आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में पता चल रहा होगा, ओसीसी तो सभी के लिए समान है। सीरीज की आपने अच्छे से देख ली है। जब संट की बनाते हैं तो क्या मिलता है हमको, संट में मिलता है यहाँ से लाइन गिरती हुई, ये इंटरनल को दर्शाती है और ये एक्सटर्नल को दर्शाती है। अब यहाँ से आपको याद रखना होगा कि जब भी संट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आएगी तो सबसे पहले ऐसे उठी हुई लाइन ओसीसी तीनों में ही है, सीरीज में तीनों लाइन उठती हुई हैं और संट में 2 लाइन गिरती हुई हैं। ऊपर वाली लाइन इंटरनल और सेकंड वाली लाइन एक्सटर्नल को दर्शाती है। अगर आपको एक्सटर्नल अगर कोई ऊपर दिखा रहा है तो गलत है, इंटरनल हमेशा ऊपर होगी और एक्सटर्नल उसके नीचे रहती है, ठीक। जब भी कंपाउंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे, ये जो ओसीसी है सबसे पहले ओसीसी सभी के लिए समान होती है, ओसीसी ड्रॉ कर लो। ओसीसी से एक डॉटेड लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है, खींच ली। उसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींच दो, उसके हल्का ऊपर एक लाइन ऐसे खींच दो और एक उसके नीचे खींच दो, यानी कि डॉटेड लाइन के एक ज़्यादा ऊपर, एक हल्का ऊपर, एक उसके नीचे। तो ऊपर वाली जो लाइन है वो किसको दर्शाती है, ऊपर मतलब ओवर, अंतरिक्ष की तरफ, ओवर एक्साइटेड कंपाउंड डीसी जनरेटर, यानी कि ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर। बीच वाली लाइन फ्लैट कंपाउंड और नीचे वाली लाइन अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर्स को दर्शाती है। तो तीनों प्रकार के जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही शॉट में 5 मिनट के अंदर याद करा दी। ऐसे होंगे तो ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर की तरह, ऊपर की तरफ यानी मिसाइल की तरफ उड़ रहे होंगे ऊपर को, यानी मिसाइल की तरह अगर ऊपर को उड़ रहे हो तो सीरीज, क्योंकि वोल्टेज हाई होता है भैया सीरीज जनरेटर में और करंट लो रहता है, तो वोल्टेज ऊपर की तरफ उड़ रहा है अंतरिक्ष की तरफ, तो ओसीसी ऊपर की तरफ उड़ रही है। यहाँ वोल्टेज धड़ाम गिर रहा है, यहाँ वोल्टेज कम होता है और करंट ज़्यादा होता है, तो वोल्टेज धड़ाम गिर रहा है, तो ये संट के लिए हो गई। और ये वाले कंपाउंड है ही है। कंपाउंड में 2 प्रकार के होते हैं, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। तो यहाँ दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी समझ में आ गई होंगी। अब इसका थोड़ा सा पोर्शन बचा है, यानी हल्का फुल्के जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनका टॉपिक कराना जरूरी नहीं है, लेकिन उनको लिखवाना जरूरी है ताकि आप उनको लर्न कर लें। तो यहाँ से इसको नोट डाउन करें, उन इंपॉर्टेंट 6-7 पॉइंट है उनको लिखवा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहें, क्योंकि उनको भी समझना जरूरी होता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डीसी जनरेटर्स, यानी सभी डीसी जनरेटर्स पे अप्लाई होंगे। द एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर इज नॉट कांस्टेंट, यानी डीसी जनरेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी को समझना होगा। मान लीजिए कोई आपको 10 रोटी दे रहा है खाने के लिए, 10 रोटी दे रहा है, यानी कुछ भी 10 टॉफी मान लो रोटी